वेलकम बैक। स्वागत करते हैं कक्षा 10 के हिस्ट्री का। ये दूसरा चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला है नारक मेरे ईश्वर लेप चपकाओ की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित कर देने आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण कर दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित दें। तो लेप्चा लोक संगीत से इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र निमित्त हैं, यानी एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अन्न पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह पाते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं और जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। ये होती हैं जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव प्रजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उप प्रजातियों में से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप अपने सोचना होगा कि संसाधन आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गूंथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी इस असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है, जिससे कि हम समझते हैं भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण क्या है, क्यों जरूरी है। तो वन्य जीवन और वनों में तेजी गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन, जलवायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के रूप में पाए जाते हैं। जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर रहता है। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है, मेन मोटिव यही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। और देखिए, छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचते आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे वातावरण और पर्यावरण में बहुत ही लाभदायक होती हैं। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम का पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रबंधन पर, जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार मिलकर
बहुत कुछ और सरकारों ने उद्यान और वन्य जीव पशु विहार से सैंक्चुरी स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले जान चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ और स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणी जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अंतर्गत आज समझ सकते हैं बाघ परियोजना क्या होती है। तो बाघ परियोजनाओं के बारे में हम समझते हैं। तो वन्य जीव बाघ परियोजना, वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनका व्यापार करने के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि में प्रयोग के कारण यह जात विलुप्त होने की कगार पर पहुंची है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी, गैरकानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। और गैरकानूनी व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु आप देख सकते हैं ये काजीरंगा का है। ठीक, ये राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा में पड़ता है और ये देख सकते हैं। इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कारोबल यानी उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार सनक्चरी, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है कि इसके विभिन्न घटकों पर संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्वपूर्ण मिल रहा है। संरक्षण नियोजन में कीटों को महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी सुरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। सरकार के प्रबंधन में इन निम्नलिखित वर्गों को बांटा गया है जो कि जरूरी है। आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन क्या होता है? तो रक्षित वन के बारे में हम जानते हैं। रक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रों का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन क्या होता है? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन होते हैं। आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे वन स्थायी क्षेत्र है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है।
जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में भी गुजरात वन्यजीव एवं संसाधन मंत्री, ये आप देख सकते हैं, घड़ियाल population has been at in the lowest since the 1917. What went wrong and what can we do? This is very important to us. हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वर्गीकरण यानी वानिकीकरण अभियान का सफल बनाया गया। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए विकास तरीकों को अब व्यापक हो गया। टिहरी किसानों में बीज बचाओ आंदोलन और नवोदायना ने दिया है कि रासायनिक उर्वरक क्या विशेषता प्रकट करता है। पेड़ एक विशेष असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये गौतम बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में कहा था। तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट कितना है, कितना इम्पोर्टेंस है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन या बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव पशुआहार संरक्षण आप पर सीमित? इसका उत्तर आप बताइएगा और हम समझ सकते हैं कि आपका कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।